एक दिन माहिर बहरिया टॉम, उनकी अहलिया जूलिया और उनके दो बच्चे कैसी और बैन बुहेरा कैरेबियन में कुश्ती के एक सफर पर रवाना हुए। जब टॉम और बैन मछली पकड़ने में मसरूफ थे और कैसी अपने गैजेट्स में खोई हुई थी तो जूलिया ने तैराकी करने का फैसला किया। जैसे ही वो पानी में उतरी अचानक इसे एक घबराहट का एहसास हुआ। अगरचे समंदर पुरसुकून दिखाई दे रहा था लेकिन जूलिया इस एहसास को दिल से ना निकाल सकी कि कोई बड़ी और खौफनाक चीज करीब ही मौजूद है। इसी लम्हे कुश्ती के आलात ने काम करना बंद कर दिया। मछली पकड़ने में मसरूफ टॉम ने आलात की उन गैर मामूली रीडिंग्स को नजरअंदाज कर दिया। जूलिया की घबराहट अब खौफ में बदल चुकी थी क्योंकि वो पानी में जिदोजहद कर रही थी। इसने मदद के लिए पुकारा लेकिन इसके खानदान ने, जो अपनी अपनी सरगर्मियों में मसरूफ था, इसकी आवाज न सुनी। समंदर इसे कुश्ती से मजीद दूर ले जाता हुआ महसूस हो रहा था। जब इसकी पुकार बालाखर टॉम तक पहुंची तो वो फौरन हरकत में आया और कुश्ती का रुख इसकी तरफ मोड़ दिया। पानी में छलांग लगाकर टॉम ने बच्चों की मदद से जूलिया को बचा लिया। कुश्ती पर वापस आने के बाद वो इसे होश में लाने में कामयाब हो गए। गुस्से में टॉम ने जूलिया को अपना उसूल याद दिलाया कि तैरने से पहले हमेशा किसी को मतला करना चाहिए। जूलिया ने माजरत की और जल्द ही ये खानदान इस खौफनाक वाक़ये को पीछे छोड़कर एक खुशी के मौके पर तवज्जो मरकूज करने लगा, जो कि बैन की 13 सालगिरह थी। वो सब जमा हुए और टॉम ने बैन के केक पर मोमबत्तियां जलाईं। सब ने जश्न मनाया, बैन को मुबारकबाद दी और इसे तहाइफ दिए। कैसी ने एक ग्रुप फोटो के जरिए इस लम्हे को महफूज कर लिया। जब वो इस खुशगवार माहौल का लुत्फ उठा रहे थे, कैसी को उसके बॉय फ्रेंड की कॉल आई जिसने उनके एक साथ तैरने के प्रोग्राम का जिक्र किया। अचानक पस मंजर में एक शदीद तूफान शुरू हो गया। फिक्रमंद होकर कैसी ने इसकी बात सुनी, जो कॉल अचानक खत्म होने से पहले इसे तसल्ली दे रहा था। इसने अपने वालिदैन को जमीन पर आने वाले तूफान के बारे में बताया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ रद्द अमल देते कुश्ती जोर से हिलने लगी, डेक की तरफ भागते हुए। खानदान ये देखकर खौफजदा रह गया कि कुश्ती के गिर्द वहेल मछलियों की बड़ी बड़ी लाशें तीर रही थीं। टॉम ने समझाया कि तूफान के दौरान वहेल मछलियां अपना रुख भूल सकती है, लेकिन ये देवकामत मखलूकात अब कुश्ती से टकरा रही थीं, जिससे उनकी हिफाजत खतरे में पड़ गई थी। टॉम पानी में छलांग लगाता है लेकिन जल्द ही जख्मी हालत में वापस आता है। सूरतेहाल का जायजा लेने की कोशिश में इसका कंधा हादसाती तौर पर कुश्ती के पंखे से गिर गया था। जूलिया जल्दी से जख्म की मरहम पट्टी करती है और इस पर टाँके लगाती है, जबकि टॉम बताता है कि कुश्ती की शॉफ्ट शायद वहेल की दम के जोरदार झटके से मुड़ गई है, जिसकी वजह से कुश्ती चिल्लाना मुश्किल हो रहा है। बाद में कैसी दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश करती है लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं था और रेडियो खामोश रहा। टॉम अपने पास मौजूद सामान का जायजा लेता है और अंदाजा लगाता है कि उनके पास तकरीबन 4 दिन का पानी मौजूद है। अपनी इस मुश्किल सूरतेहाल के बावजूद वो खानदान को तसल्ली देता है कि एक तिजारती बहरी रास्ते पर होने की वजह से उनके बचाए जाने के इम्कानात ज्यादा है। ताहम बाहर से खौफनाक आवाजें गूंजने लगती है। जब वो डेक पर कदम रखते हैं तो ये देखकर दंग रह जाते हैं कि आसमान से चमकती हुई चीजें नीचे गिर रही है, जो हर गुजरते मिनट के साथ करीब आती जा रही है। एक मायूस कुन कोशिश में टॉम इंजन स्टार्ट करता है और कुश्ती को गिरने वाली चीजों में से एक से दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन जल्द ही नुकसान पहुंचने की वजह से बंद हो जाता है। जैसे ही एक और चीज खतरनाक हद तक करीब आकर गिरती है, उन्हें एहसास होता है कि ये मसनूई सैयारे है। एक तेज हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से कुश्ती के आलात बिल्कुल खराब हो जाते हैं। खौफ से मगलूब होकर खानदान केबन के अंदर चला जाता है और लाइफ जैकेट्स पहन लेता है, क्योंकि कुश्ती लहरों के रहम करम पर शदीद हिचको लेखा रही होती है। फिजा में एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज फैल जाती है, जिसकी वजह से उनकी नाक से खून बहने लगता है और उल्टी का एहसास होता है। टॉम मदद का सिग्नल देने की एक नाकाम कोशिश में फुलियर गिन चलाता है। यह खानदान बड़ी मुश्किल से इस हौलनाक रात से जिंदा बच पाता है। सुबह तक वो जिंदा बच जाने पर राहत का सांस लेते हैं, लेकिन कुश्ती में एक बड़ा सुराख उन्हें इस सोच में डाल देता है कि वो अब तक पानी पर कैसे तीर रहे हैं। बाहर कदम रखते ही वो हैरत और यकीन न आने वाले एहसास से गोनक हो जाते हैं। समंदर गायब हो चुका था और कुश्ती अब एक वसी और अरीज सहरा के बीच में एक चट्टानी हिस्से पर मौजूद थी, जहां कभी समंदर हुआ करता था। बाद में टॉम अपने खानदान को तसल्ली देने की कोशिश करता है और इस बात पर इसरार करता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि सब खत्म हो गए हों। जब वो पैमाइश करता है तो इसे मालूम होता है कि कुतुब नुमा खराब हो चुका है और शुमाल अब वहां नहीं रहा जहां इसे होना चाहिए था। इसने अंदाजा लगाया कि जमीन के कुतुब तब्दील हो चुके हैं, जो कि जमीन की तारीख में एक नादिर लेकिन ऐसा वाकया है जो पहले भी हो चुका है। समंदर पीछे हिट चुका था, जो किसी बड़ी तबाही की निशानदेही करता था, और टॉम को डर था कि शायद इंसानियत जिंदा ना बची हो। इस हौलनाक इम्कान को तस्लीम करने से कासिर कैसी केबन में चली जाती है। इस दौरान जूलिया बाकी मानदा सामान की फहरिस्त तैयार करती है, जबकि बैन आसमान में रंग बरंगे गुब्बारे छोड़ता है, इस उम्मीद पर कि शायद कोई और जिंदा बच जाने वाला उन्हें देख ले। टॉम रेडियो पर मदद के सिग्नल भेजना जारी रखता है और नेटो की तरफ से जवाब पाकर हैरान रह जाता है, जो एक छोटी ऑब्दोस का कप्तान था। नेटो बताता है कि जब यह तबाही आई तो वो पानी की गहराई में थे, जिसने उन्हें इसके बदतरीन असरात से बचा लिया। ताहम तमाम मवासलाती निज़ाम बंद होने की वजह से बाहर से किसी मदद की उम्मीद रखना फजूल था। नेटो पेशगोई करता है कि समंदर तकरीबन 1 हफ्ते में वापस आएगा, और जब ऐसा होगा तो वो बहुत खौफनाक होगा। वो उन्हें मशवरा देता है कि इससे पहले किसी ऊंची जगह को तलाश करें। जूलिया जल्दी से बच्चों को अपना सामान पैक करने की हिदायत करती है। अपने बच्चों की बका को यकीनी बनाने के लिए मायूस टॉम नेटो से कहता है कि वो उन्हें बचा ले। नेटो हिचकिचाता है और बताता है कि आबदोज छूटी है और इसमें सिर्फ एक शख्स की गुंजाइश है। कुछ इसरार के बाद नेटो दोनों बच्चों को ले जाने पर राजी हो जाता है और टॉम उन्हें अपने नुकात फराहम करता है। वो बहरी नक्शे पर एक रास्ता मुतय्यन करता है और अपने खानदान को यकीन दिलाता है कि वो चंद दिनों में मुलाकात के मकाम पर पहुंच जाएंगे। अगली सुबह जब खानदान नेटो की आबदोज की तरफ अपने सफर के आगाज की तैयारी कर रहा होता है, टॉम डेक पर आता है और देखता है कि एक शख्स कुत्ते के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा है। एक पुरअमन मुलाकात की उम्मीद में टॉम इस शख्स को पानी पेश करता है।
वो अजनबी इसे कबूल तो कर लेता है, लेकिन अचानक टॉम के चेहरे पर मुक्का मार देता है। जैसे ही जूलिया अपने शौहर की मदद के लिए भागती है, वो शख्स टॉम के सीने में एक देसी नेजा घोंप देता है। वो मजबूरना खौफ से ये सब देखने पर मजबूर हो जाती है और टॉम वहीं गिर जाता है। जूलिया इस शख्स के पीछा करने पर वापस कुश्ती की तरफ भागती है और इस दौरान इसके बाजू पर चोट भी आती है। वो बड़ी मुश्किल से कुश्ती पर चढ़ने में कामयाब होती है और मदद के लिए चलाती है। कैसी और बैन अपनी माँ की चीखें सुनकर परेशान हो जाते हैं, इसकी मदद के लिए भागते हैं और केबन के दरवाजे बंद कर देते हैं। जूलिया जल्दी से बच्चों को एक लाकर में छुपा देती है और कैसी को फुलियर गिन देते हुए सख्त ताकीद करती है कि इसे सिर्फ आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करे। वो शख्स रुकावटें तोड़कर कुश्ती में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से जूलिया को बाथरूम में छुपना पड़ता है, जहां वो अपने जख्मी बाजू की देखभाल करती है। वो हमला आवर जो वाज़े तौर पर भूखा था, खाने की तलाश में किचन की तरफ जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए जूलिया चुपके से बाहर निकलती है, लेकिन इस शख्स का कुत्ता कुश्ती के नीचे इस पर हमला कर देता है। एक शदीद जिदोजहद के बाद जूलिया कुत्ते को मार डालती है। इस शोर शराबे से वो शख्स चूप न हो जाता है, जो बाहर आकर अपने कुत्ते की बेजान लाश देखता है। इसकी तवज्जो भटकने का फायदा उठाते हुए जूलिया दोबारा कुश्ती पर चढ़ जाती है, लेकिन वो हमला आवर इसे पकड़ लेता है। वो इसे मारता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। कैसी खतरे को भांपते हुए फुलियर गिन चलाती है, जो इस शख्स को लगती है और कुश्ती के एक हिस्से में आग लग जाती है। जूलिया, जिसके पास अब गवाने के लिए वक्त नहीं था, अपने बच्चों को भागने का हुक्म देती है। जब वो किचन की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है तो वो जख्मी शख्स दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया इसे ठोकर मारकर दूर धकेल देती है, बेग उठाती है और कुश्ती से बाहर छलांग लगा देती है। जैसे ही बैन को अपने वालिद की लाश मिलती है, कैसी लाशों की तरफ भागती है और उन पर रोती है। जूलिया अपने मुर्दा शौहर को चूमती है, बच्चों को लेती है और जलती हुई कुश्ती से इस कातिल को बाहर निकलते देखकर वहां से रवाना हो जाती है। उनके पीछे कुश्ती धमाके से तबाह हो जाती है। जूलिया, बैन और कैसी इस चट्टानी सहरा में भागते हैं, जिसके पस मंजर में जलते हुए मलबे की रोशनी फैल रही होती है। उन्हें एक चट्टानी घाटी में आर्जी पनागा मिलती है, लेकिन जल्द ही उन्हें मालूम होता है कि करीबी नदी का पानी नमकीन और पीने के काबिल नहीं है। बैन खुद को जिम्मेदार समझते हुए ये मानता है कि वो हमला आवर उन गुबारों की वजह से यहां आया था जो इसने छोड़े थे। जूलिया इसे यकीन दिलाती है कि ये इसका कसूर नहीं था और बच्चों की हिम्मत बढ़ाती है कि वो आगे के सफर के लिए मजबूत रहे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, जूलिया को वो कातिल अब भी उनका पीछा करता हुआ दिखाई देता है। इस शाम उनका सामना एक मरी हुई हैमरहेड शार्क से होता है। जब बैन खाने के लिए इसे काटने की कोशिश करता है तो जूलिया देखती है कि पीछा करने वाला करीब आ रहा है। वो फौरी तौर पर अपने बच्चों को भागने का हुक्म देती है। उनका फरार उन्हें जहरीले फुजले के ड्रमों के एक मैदान में ले जाता है, जो कि समंदर की साबिका सतह पर इंसानी आलूदगी की एक खौफनाक यादगार थे। आलूदगी के खतरे के बावजूद वो आगे बढ़ते हैं, ये जानते हुए कि वो बेरहम कातिल अब भी उनके पीछे है। पानी की कमी बैन पर शदीद असरअंदाज होने लगती है, जिस पर जूलिया इसे अपने पानी के आखिरी चंद कीमती कतरे दे देती है। कैसी मायूसी से मगलूब होकर रो पड़ती है और इसे यकीन हो जाता है कि वो जिंदा नहीं बच पाएंगे। फिर भी जूलिया उन्हें हार मानने से मना करती है और अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हौसला देती है। उनकी ये मुस्तकिल मिजाजी उन्हें एक अरसे से हादसे का शिकार हवाई जहाज के मलबे तक ले जाती है, जो अब खुश्क समंदर के पेंदे पर मौजूद था। अंदर उन्हें आराम का एक लम्हा मिलता है। उनके हौसले बुलंद करने के लिए जूलिया ये कहानी सुनाती है कि वो पहली बार टॉम से एक अस्पताल में कैसे मिली थी, जहां इसका डिकम्परेशन सिकनेस का इलाज हो रहा था। ये याद उनकी आंखों में आंसू ले आती है, क्योंकि वो अपने वालिद की मौत पर गमज़दा थे। रात के दौरान कैसी एक हल्की सी आवाज़ सुनकर जाग जाती है। खुद को संभालते हुए वो बाहर कदम रखती है और कातिल को करीब लाने के लिए खुद को चारे के तौर पर इस्तेमाल करती है। जैसे ही वो करीब आता है, जूलिया साए से निकलती है और अपनी जिंदगी की आखिरी जंग में चाकू से इस पर वार करती है। जैसे ही सुबह होती है, खानदान आगे बढ़ने की तैयारी करता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इस कातिल की लाश को किसी जंगली चीज ने खा लिया है, जो कि सहरा में मौजूद मजीद बड़े खतरों की एक खौफनाक अलामत थी। अचानक बैन को दूर पानी का एक छोटा सा तालाब चमकता हुआ दिखाई देता है और वो जूलिया की तंबीहात को नजरअंदाज करते हुए इसकी तरफ भागता है। राहत की तलाश में वो इस तालाब से पानी पीता है, लेकिन चंद ही लम्हों बाद दर्द से तड़पता हुआ गिर जाता है। जूलिया इसे वहां से दूर खींचती है, लेकिन इसे बहुत देर से एहसास होता है कि पानी आलूदा था। रात होते ही खानदान को प्लास्टिक की पुरानी कुर्सियों के ढेर के नीचे पनाह मिलती है, जिसे वो शदीद गर्मी से बचने के लिए एक आर्जी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ताहम जब वो आराम करने की कोशिश करते हैं तो जूलिया को दूर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो बाहर निकलती है और अंधेरे में किसी चीज को हरकत करते हुए देखती है। इसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो बच्चों को जगाती है। ये खानदान अपनी जान बचाने के लिए भागता है और दूर नजर आने वाले एक बड़े तबाशदा जहाज के साए की तरफ बढ़ता है। इस मलबे के गिर्द शिपिंग कंटेनर्स और चंद मायूस जिंदा बच जाने वाले लोग मौजूद थे। जूलिया दीवानावार हाथ हिलाकर मदद के लिए पुकारती है, लेकिन वो खौफजदा लोग करीब आते हुए केकलोहे के झुंड को देखकर एक कंटेनर के अंदर चले जाते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं और उसकी फरियाद को नजरअंदाज कर देते हैं। जूलिया और बच्चे एक कंटेनर पर चढ़ जाते हैं, ठीक इसी वक्त जब वो झुंड उन तक पहुंचता है। उन खौफनाक केकलोहे का मुकाबला करते हुए जूलिया की टांग पर एक गहरा जख्म आता है। इंतहाई कोशिश के साथ वो कैसी और बैन को कंटेनर के ऊपर चढ़ने में मदद करती है। वहां से वो खौफजदा होकर देखते हैं कि किस तरह वो केकले जिंदा बच जाने वाले लोगों के कंटेनर को तोड़ देते हैं और अंदर मौजूद हर शख्स को मार डालते हैं। जैसे ही यह खौफनाक मंजर सामने आता है, जूलिया थकन और अपने जख्मों की वजह से बेहोश होकर कंटेनर पर गिर जाती है। और जब वो अगली सुबह जागती है तो वो खुद को अकेला पाती है, क्योंकि वो केकले आगे बढ़ चुके थे। परेशान होकर जूलिया अपने बच्चों को पुकारती है। कैसी और बैन करीबी कंटेनर के पीछे से निकलते हैं, जिनके पास खाने पीने का कुछ सामान था।
बैन के हाथ में एक देसी नेजा था, जबकि कैसी के हाथ में एक जंग आलूद चाकू था। वो खाने और पानी का एक छोटा सा जखीरा तलाश करने में कामयाब रहे थे, जो उन्हें कुछ और वक्त तक जिंदा रखने के लिए काफी था। जूलिया अपनी टांग का मुआयना करती है, जिसमें अब शदीद इन्फेक्शन हो चुका था। एक मरे हुए शख्स के सामान की तलाशी लेते हुए जूलिया को एक रेडियो मिलता है। मायूसी की हालत में वो नेटो आबदोस के कप्तान से राब्ता करने की कोशिश करती है। इसकी बड़ी राहत के लिए नेटो जवाब देता है। वो बताता है कि वो खुद भी समंदरी मखलूकात यानी गहरे समंदर के आर्थर विपुड्स से लड़ रहा है, जो समंदर के पीछे हटने पर सतह पर आ गए हैं। नेटो तंबी करता है कि समंदर जल्द ही वापस आएगा और अपने साथ मजीद बड़े खतरात लाएगा। वो जूलिया को बताता है कि इसने अपनी लोकेशन बताने के लिए एक फुलियर चलाया है। बैन फुलियर की समत देखता है और खानदान आबदोस की तरफ अपने आखिरी कठिन सफर का आगाज करता है। ये सफर खतरात से भरा हुआ था, जिसमें नाहमवार चट्टानें, जहरीले तालाब और करीबी इलाकों में मजीद के क्रोहे की मौजूदगी के आसार शामिल थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, कैसी मायूस हो जाती है और जूलिया पर इल्जाम लगाती है कि वो अपनी परवाह किए बगैर सिर्फ उन्हें बचाने पर तवज्जो दे रही है। जूलिया खामोश रहती है, इसका अज़्म सिर्फ अपने बच्चों की बका को यकीनी बनाना था। उनका रास्ता जहरीले फुजले से आलूदा एक घाटी से गुजरता है। इस चट्टानी इलाके में रास्ता तलाश करना मजीद मुश्किल हो जाता है। अचानक चट्टानी टूट कर गिरती हैं, जिससे जूलिया अपने बच्चों से अलग हो जाती है। घाटी के एक तरफ फंसकर वो कैसी और बैन पर चलाती है और उन्हें इसरार करती है कि वो इसके बगैर आगे बढ़ें। कैसी जूलिया को पीछे छोड़ने से इनकार करती है। जूलिया अपने आंसुओं को रोकते हुए इससे इल्तिजा करती है, तुम्हें अपने भाई को बचाना है, जाओ। मजबूरी में कैसी बैन का हाथ पकड़ती है और वो आगे बढ़ते हैं और बालाखर इस पीली आबदोस तक पहुंच जाते हैं। ताहम उनकी ये राहत इस वक्त खत्म हो जाती है जब वो इसे बज़ाहिर खाली पाते हैं। अचानक नेटो, जो शदीद जख्मी था, जहाज के पीछे से लड़खड़ाता हुआ बाहर आता है। वो उन्हें बताता है कि इसके जख्म जानलेवा हैं, लेकिन वो उन्हें आबदोस पर सवार होने और गौता लगाने की तैयारी करने का हुक्म देता है। जैसे ही वो इसकी हिदायत पर अमल करना शुरू करते हैं, कैसी हिचकिचाती है। वो कहती है, मैं मां के बगैर नहीं जाऊंगी। इसकी आंखें अज़्म से भरी हुई थीं। इसी लम्हे जूलिया अब भी जिदोजहद कर रही थी और उनके क्लोहे को दूर रखने के लिए अपनी आखिरी चंद गोलियां इस्तेमाल कर रही थी। वो देखती है कि कैसी इसकी तरफ वापस भाग रही है और अज़्म के साथ चट्टानी रुकावटों को पार कर रही है। कैसी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अपनी आखिरी ताकत के साथ जूलिया इसे पकड़ लेती है। वो दोनों मिलकर आबदोस की तरफ भागती है और उनके क्लोहे से बाल बाल बच जाती हैं, जो नेटो को एक दर्दनाक कुर्बानी में अपने लपेट में ले लेते हैं। ये खानदान बड़ी मुश्किल से आबदोस के अंदर पहुंच पाता है, क्योंकि उफक पर एक बहुत बड़ी लहर नमूदार हो रही थी। समंदर वापस आ रहा था। पानी शदीद ताकत के साथ नीचे गिरता है, आबदोस को उठाता है और इसे नुकीली चट्टानों पर घसीटता हुआ ले जाता है। जूलिया खामोशी से ये सब देखती है, क्योंकि इसके सफर की हौलनाक यादें इसके जहन में घूम रही होती है। जिस्मानी और जज्बाती दबाव बहुत ज्यादा साबित होता है और वो बेहोश हो जाती है। जब जूलिया की आंख खुलती है तो आबदोस बिल्कुल साकित थी। वो कैसी और बैन के साथ बाहर निकलती है और उनकी आंखें हैरत से खिली रह जाती हैं। वो खुद को एक तबाशदा शहर के बीच में पाती है, जहां वो लहरों के जोर की वजह से जमीन के काफी अंदर तक पहुंच गई थी। वो मंजर बिल्कुल बदल चुका था, जो तबाशदा इमारतों और मलबे से भरा हुआ था। अगरचे वो जिंदा बच गए थे, लेकिन उन्हें इस हकीकत का एहसास हुआ कि वो दुनिया जिसे वो कभी जानते थे, अब हमेशा के लिए बदल चुकी है।